हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे बिहार दरोगा का जो क्विक रिवीजन सीरीज है। और क्वेश्चन इसी सीरीज से आना है आपके पेपर में, सारे ध्यान से देखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी का जो है इससे पहले मैं 3 क्लास दे चुका हूँ, तो नहीं देखें वीडियो जाके देख लीजिए। और इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट कंप्लीट करवा चुका हूँ बहुत कायदे से, है ना। और उसका भी मात्र 3 ही वीडियो है जिसमें मैं पूरा करवा दिया हूँ, तो जरा सा देख लीजिएगा। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। देखो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं, भारत का भौतिक स्थिति, भारत का प्राकृतिक विभाजन में देखा जाए तो ये पर्वत, मैदान, द्वीप, दर्रे, मरुस्थल, झील, हिमनद, इसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ जलप्रपात से भी। भारत के अपवाह तंत्र कंप्लीट है और नदी घाटी परियोजना ये भी कंप्लीट है। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं ये सारे टॉपिक, भारत की जलवायु एवं वर्षा, भारत की मिट्टियाँ, भारत में वन्यजीव, वनस्पति, उसके बाद यहाँ पे कृषि पशुपालन, भारत में खनिज संसाधन, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। उसके बाद भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा और भारत में परिवहन, यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ तक जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। जो बच जाएगा लगभग 3-4 टॉपिक वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी पूरे तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। देखिए कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं कि सर इसका जो इससे पहले वाला जो वीडियो है कंप्लीट क्लास वो कहाँ पे मिलेगा। तो भाई यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया हूँ, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे, भारत की जलवायु एवं वर्षा। आप लोग जवाब जरूर देते जाइएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, बहुत सारे पीडीएफ आपको फ्री में वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पालर पानी है, तो देखो भाई आंसर इसका जो हो जाएगा ए, ये वर्षा का जल होता है। और ये जो यूज होता है ना ये शब्द, ये राजस्थान वाला क्षेत्र में मतलब कि इसे यूज करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ना इंडिया का में, तो इस क्षेत्र में ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में ये शब्द जो है पालर पानी यूज होता है ना। देखिए बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल जो है ना ये पालर पानी कहलाता है। यह शब्द मैंने अभी आपको बता दिया कि राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में क्या किया जाता है, तो इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का, देखो और ये प्रश्न प्यारा सही में 2023 में 1275 में पूछ लिया गया सेकेंड शिफ्ट में, अभी जो मैं ये पालर पानी बोला हूँ, तो ध्यान रखना। और हो सकता है कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किस क्षेत्र में इस शब्द को, है ना, पालर पानी शब्द को यूज करते हैं, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है भाई विश्व का सर्वाधिक जो औसतन वर्षा है ये कहाँ पे होगा। तो सबको पता है माशिन डाम कहाँ पे है, मेघालय में है, तो ये देख लो। तो आंसर क्या होगा, ये माशिन डाम राइट आंसर हो जाएगा। मैप पे थोड़ा सा दिखा दो, क्या देख लीजिए ताकि माइंड में सेट रह जाएगा। और हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी का, एक पार्ट और आएगा आप लोगों का। और यहीं पे माशिन डाम है, मेघालय है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेघालय के जो माशिन डाम है भाई, यहाँ पे जो औसतन वर्षा होता है लगभग देखा जाए तो माशिन डाम का मैं बात कर रहा हूँ तो 1221 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वही अगर मैं चेरापूंजी की बात कर लूँ, ये भी मेघालय में ही है, तो चेरापूंजी में लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे औसतन जो वर्षा होता है लगभग 1012 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। तो माशिन डाम राइट आंसर हो जाएगा। माशिन डाम नहीं रहेगा तब चेरापूंजी टिक करना, ये दोनों ऑप्शन दे के पूछता है। और ये देखो ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भाई कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो देखो माशिन डाम है, अभी आपने देख लिया, तो आंसर टिक कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं मेघालय के माशिन डाम में। नेक्स्ट है भाई उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखना, उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल जो लोग यहाँ पे भूमध्य सागर टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर हो, जो कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। एक शब्द आपने देखा है ना, इस शब्द का क्या नाम है, उत्तर पश्चिम, है ना। उत्तर पश्चिम मतलब कि ये खास तौर पे कौन किस क्षेत्र की बात होगा, इस वाला क्षेत्र का बात हो रहा है। बहुत पूछता है प्रश्न, है ना। इसमें आप सबको पता है कि पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आ जाता है ना। तो ध्यान रखना और डिटेल में ये ऑलरेडी मैं इस बुकलेट में मेंशन कर दिया हूँ, देख लेना। भारत की जो जलवायु है बहुत पूछता है प्रश्न, बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी भारत की जलवायु है, बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कौन सी है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जो है, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और यहाँ से प्रश्न ना पूछता है, हालांकि ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। आप ग्लोब पे जाएंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। ये मान लो कि ग्लोब है,
और ग्लोब के बीचों बीच आप सबको बताइए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ और साढ़े 23 डिग्री साउथ जाइएगा तो ये जो एक जगह है भाई इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हालांकि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप कहेंगे सर आधा भारत तो उष्णकटिबंधीय है, आधा भारत से तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून क्यों होगा? तो भाई देखो ये वाला क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में होने वाली, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक, तो बिल्कुल जो लोग आम्ल वर्षा टिक कर रहे हैं सही का टिक कर रहे हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्ल वर्षा कहते हैं। यही हवाएं असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से? तो नार्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में जो है ना काल बैशाखी के नाम से जानते हैं। केरल एवं उसके आसपास के क्षेत्र में इस वर्षा को चेरी, नाम सुना होगा ना चेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत पूछता है। केरल वाला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कलर चेंज करता हूँ, इस क्षेत्र में भाई इसे क्या, तो चेरी है ना, चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा भी इसे कहते हैं, ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहते हैं। तो ध्यान रखना, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्ल वर्षा कहते हैं। और यही हवाएं जब कहाँ पे, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है तो उन्हें पूर्वी भारत में क्या, तो नार्वेस्टर और पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी, केरल में इसे कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कहते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया, गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारत में लौटते मानसून की ऋतु को की जो अवधि है ये कब है? अब इस डेट पूछ लिया है ना। तो बिल्कुल जो लोग आंसर डी टिक करें, अक्टूबर और नवंबर के महीने, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो भारत में लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर से नवंबर कहा जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। और लौटते मानसून की बात कर लेते, ये शरद ऋतु में क्या होगा, शरद ऋतु में क्या होता है, किस क्षेत्र में वर्षा होता है? तो हाँ, कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा होता है। इंडियन ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, देख लेना। अगला प्रश्न है, भारत की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? बताइए। भारत में मतलब कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा बोला है। बिल्कुल ये उष्णकटिबंधीय है ना, राइट आंसर क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाहिर सी बात है वर्षा होगी तभी भाई चावल की जो उत्पादन है अच्छे तरीके से हो पाएगा। और चावल तभी होगा, उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल भारत में मुख्य क्या है, खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। हालांकि चावल उत्पादन में पहले नंबर पर चाइना है और भारत का दूसरा स्थान है। चावल खरीफ फसल में आता है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल मानी जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अनुकूल माना जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सही कथन जो है पर आपको विचार करना है, 2 स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है और जो डिटेल बता रहा हूँ पूछ लेगा यहाँ से। तो कहा जाए कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, बिल्कुल है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था तो है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे मौसम की जो है क्या करता है, तो ये कह रहा है कि जो मौसमी है, मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? और ये देश का नाम भी पूछ लेता है, तो आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। देखो रबर के वृक्ष में आप सबको पता होना चाहिए, कितने लोग बता सकते हो, चीरा लगाने पर जो है एक दुधिया रस प्राप्त होता है, इसे हम लोग लैक्टस से मतलब उसी से जो है मतलब जिसे हम लोग लैक्टस कहते हैं, तो उसी लैक्टस से रबर प्राप्त किया जाता है। और यह जो है अत्यधिक उष्ण, जहाँ पे वर्षा भी थोड़ा बहुत होगा और ज़्यादा गर्मी होगा, उस क्षेत्र में जाहिर सी बात है ये होगा, है ना। और ये वृक्ष ना सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में, तो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। खास तौर पे उसका जो मूल स्थान है ना, अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन बेसिन। देश का नाम पूछा जाएगा तो थाईलैंड टिक करना, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में भी, और चीन, श्रीलंका इनके प्रमुख देश है। तो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में रबर का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला प्रश्न है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO बहुत पूछता है ना, ENSO क्या है भाई बताओ, पूछता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसे इंग्लिश में अल नीनो साउथ ऑसिलेशन कहते हैं, यहाँ पे होगा, आइए देख लेते हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अल नीनो साउथ ऑसिलेशन पूछता है ना कई बार, इसका फुल फॉर्म है ना। तो अल नीनो की बात कर ले, देखो भाई ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना भारत की जलवायु, डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे। तो अल नीनो और ला नीनो से प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखना।
तो अल नीनो के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भाई अल नीनो जो होता है ना, ये प्रशांत महासागर में जो है पेरू के निकट समुद्री तट के जो है गर्म होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अल नीनो। अल नीनो में क्या होगा, तो ये जो समुद्री वाला क्षेत्र होगा ना, वो वाला तटीय क्षेत्र वो गर्म होता है अल नीनो से, इतना बस ध्यान रखना। ला नीनो से क्या, तो ला नीनो में क्या होगा, कंडीशन ठंडा होगा। बेसिक प्रश्न पूछता है। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है समांतर ठंडे समुद्री सतह के तापमान की स्थिति उस समय में पैदा होती है ला नीनो में। अल नीनो में क्या होता है, गर्म होता है। तो प्रश्न पूछ लेता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। बताओ किस कारण से होता है भाई। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा सर, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून वर्षा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। देखो क्या शब्द है, पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं। अभी आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में, बताइएगा इसका। पश्चिम बंगाल में बात कर रहा हूँ भाई। काल वैशाखी अभी मैं बताया था ना, काल वैशाखी टिक करना, खूब प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स, है ना। तो काल वैशाखी नार्वेस्टस। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण होती है, किस कारण होती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये पश्चिमी विक्षोभ से अभी हम लोग देखे थे ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, बताइएगा। हाँ, जो लोग यहाँ पे सागर से दूरी बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, आंसर क्या होगा, सागर से दूरी। फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन होता ये है कि विषम जलवायु के प्रकार के मुख्यतः उत्तरदायी का कारक सागर से दूरी होता है ना, क्योंकि इस कंडीशन में होता ये है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो क्या होगा, यह प्रभाव कम होता जाता है और लोग जो है विषम मौसमी अवस्था को महसूस करने लगते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए जो है मुख्यतः उत्तरदायी है। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर ये स्थिति आप सबको पता है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में बोला हूँ, ध्यान रखना शब्द। अब देखो ये दक्षिण भारत की बात हो रहा है, ये दक्षिणी पूर्वी जो मानसून है ना, उत्तर पूर्वी मानसून है ना, वहाँ से। आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण उत्तर पूर्व मानसून से है। तमिलनाडु में यह वर्षा अक्टूबर महीने में शुरू होती है और नवंबर के मध्य तक होती है। बहुत पूछता है प्रश्न, अधिकांश देश में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। भारत देश में आप सबको पता होना चाहिए अधिकांश वर्षा जून से सितंबर, लेकिन ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र में जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर में वर्षा ज़्यादा होता है और नवंबर में धीरे धीरे कम हो जाता है ना। तो ये प्रश्न खूब पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। अब देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये क्वेश्चन तभी बना पाइएगा जब आपका पकड़ अच्छा से है। भारत की जलवायु बहुत कायदे से डिटेल में पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को, हालांकि ये शॉर्ट नोट्स में भी दे दिया हूँ, ये जो सीरीज दे रहा हूँ यहाँ पे भी। बताइए भाई साहब आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो, देखो अक्षांश जो विस्तार है ये भी प्रमुख कारक है ना जलवायु को प्रभावित करने के लिए, है ना। तो समुद्र से दूरी ये भी है, पृथ्वी का जो है ये परिक्रमण गति ये भी है, लेकिन पृथ्वी का क्या है, तो कह रहा है कि पृथ्वी का परिभ्रमण गति, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टियाँ। बहुत पूछता है प्रश्न, ये देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चूँकि चैप्टर का नाम ही है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक जो है उपयुक्त होता है। अब शब्द आपने पकड़ लिया, आंसर भी आप दे दीजिएगा, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे काजू टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए लाल लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के जो है ना, उसमें भी प्रायद्वीपीय पठार के जो ऊंचे क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में है ये। खासतौर पे किस राज्य में होगा, तो देखो प्रायद्वीपीय भारत, आप सबको पता है, जरा सा देख लीजिए, पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे कर्नाटक आ जाएगा, है ना। कर्नाटक के बाद यहीं पे आप केरल को देख लेना, इस क्षेत्र में है, तमिलनाडु में भी है। और एक प्रश्न और पूछता है कि लाल लेटराइट मिट्टी का जो रंग है लाल क्यों है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण यह जो है लाल होता है। लाल लेटराइट मिट्टी काजू की कृषि के लिए मुख्य जो है रूप से यह जो है उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना, आंसर क्या होगा, यह
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है भाई, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डाइस कहते हैं, क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, यही पूछा है। तो बांगर, पुराना को बांगर, नया को खादर। तो देखो, तो नवीन मतलब कि नया को खादर कहते हैं। बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो गंगा के मैदानों में या फिर गंगा के मैदान में नया जलोढ़ मिट्टी जो नदी द्वारा लाया जाता है उसे हम लोग खादर मिट्टी, और इसमें फसल का खेती, मतलब इसमें जो फसल होता है बहुत तगड़ा होता है खेतों में। और पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बांगर। प्रश्न पूछता है, हालांकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार दरोगा का जो 1275 एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये देख लेते हैं भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मिलान कर लो। तो भावर जो क्षेत्र होता है तो ये क्षेत्रपूर्ण होता है, बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं। तराई वाला क्षेत्र में क्या होगा सर? तो इसमें तराई वाला क्षेत्र में बताया था ना, घने जंगल होगा, वन प्राणी वाला क्षेत्र इसे हम लोग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ये भागर है, ये भावर होना चाहिए, कोई बात नहीं, या फिर भांगर बोल सकते हो। अच्छा भांगर है, ये भांगर कर लेना। तो जो भांगर क्षेत्र होता है ये इसे हम लोग, तो ये पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है। तो कहाँ कर दिया? हाँ, यहाँ पे पुराना जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और खादर जो होगा, खादर तो ये नया युवा निक्षेप से होता है, जिसे हम लोग नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। युवा निक्षेप जिसे हम लोग नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई? इसका आप टिक कर लेना, ए। अगला प्रश्न है, गुजरात में नवीन कौप मृदा बहुत पूछता है को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में इस वाला क्षेत्र का बात हो रहा है, यहाँ पे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी होगा भाई, इसे हम लोग गोरडू कहते हैं ना, ठीक है, गोरडू कहते हैं। गुजरात में नवीन जलोढ़ मतलब कि कौप मृदा को गोरडू मृदा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न पूछता है, रेगुर मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को और किस नाम से? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं बुकलेट में दे दिया हूँ, पढ़ लेना, रट लेना सबको। अगला प्रश्न है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था ना, कौन सा हो जाएगा भाई? हमें बताने की जरूरत है। अभी कुछ देर लेटराइट मिट्टी मैं आपको बताया हूँ ना। यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र में होगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है? देखो ये तटीय मैदान के बारे में बात कर रहा है। तटीय मैदान कौन सा होगा सर? तटीय मैदान के बारे में बात हो रहा है। तटीय मैदान जो समुद्र के साथ जो क्षेत्र अपना सीमा साझा करता है, ये तो तटीय मैदान हो जाएगा। और ये उत्तर भारत के बारे में बात कर रहा है, ये वाला क्षेत्र में भी कौन सा मृदा हो? तो आप कहेंगे सर जलोढ़ मृदा होगा, है ना, बिल्कुल जलोढ़ हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ है भाई? जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी उत्कृष्ट जलोढ़ मिट्टी होता है, इसमें फसल एकदम, इस मिट्टी में फसल जो है ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ना, ध्यान रखना ये। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टान क्या कहलाती है? ये पूछ रहा है। हाँ, तो जो लोग डी टिक किए हो, ये जल भर, जिसे जल मृत कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? बहुत पूछता है ये प्रश्न, है ना। गर्म रेगिस्तान का मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल डी होगा, इसे हम लोग लोएस मृदा कहते हैं। देखो ये ऑलरेडी दरोगा के एग्जाम में 2018 में पूछ लिया गया, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, देख लेना, है ना। क्योंकि लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्र में बाहर पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए धूल व मिट्टी के मिहीन कण के बिरहद जमाव को कहा जाता है ना, बिरहद जमाव को कहा जाता है। लोएस नामक जर्मनी के जो है ना अल्सेस प्रांत में स्थित लोएस ग्राम के नाम पर पड़ा है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि बेसिक सा क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताओ, कपास खेती के लिए सबको पता है काली मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से। तो कई बार काली नहीं देगा तो रेगुर देगा, टिक कर देना। और कपास का खेती कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो आप कहेंगे सर गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऐसे राज्यों में होता है। तो ये मैप पे लोकेशन आपको दिखना चाहिए। जैसे मैं गुजरात और महाराष्ट्र किया हूँ, तो आप सबको पता है कि यहाँ पे गुजरात है और इसके नीचे सटा हुआ महाराष्ट्र है, कुछ गोवा वाला क्षेत्र है। तो कपास की खेती इस क्षेत्र में होता है और इसी क्षेत्र में क्या है? काली मिट्टी पाया जाएगा, है ना, जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो सब एक दूसरे से लिंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आइए देख लेते हैं भाई, कहाँ है? यहाँ पे है,
क्या कर दिया है, यहाँ पे बीच में स्पेस कर लेना भाई, हालांकि दूंगा पीडीएफ तो वो सही कर दूंगा। तो दलदली मिट्टी ये कच्छ के क्षेत्र में, ये बिल्कुल सही है, दलदली मिट्टी कच्छ के क्षेत्र में होता है ना, दलदली मिट्टी कच्छ के क्षेत्र में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये नमकीन मिट्टी कहाँ पे होगा भाई, तो नमकीन मिट्टी भी है ना जो मरुभूमि होता है उस क्षेत्र में होता है, खासतौर पे ये किस इलाका में होगा, समुद्री वाला जो तटीय क्षेत्र होगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ है भाई, तो पीट मिट्टी ये जैविक मिट्टी भारी वर्षा वाले और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये तो गलत बोल दिया उत्तर प्रदेश में। और ये दलदली मिट्टी बिहार के कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर बिहार के उत्तरी भाग में है, जहाँ पे पानी बहुत आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ की समस्या आपको दिखता है। उत्तराखंड को के दक्षिणी भाग में भी आपको दिखेगा, पश्चिम बंगाल के तटीय वाले क्षेत्र में, उड़ीसा का अधिकांश जो क्षेत्र है ये दलदली वाला क्षेत्र होता है। तो पूछता है प्रश्न, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो भाई देखो अभी मैं बोला हूँ ना गुजरात, राइट आंसर कर दोगे आप। तो ये सारे प्रश्न बहुत पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है, आइए फिर से देख लेते हैं। देखो काली मिट्टी कहाँ पे, महाराष्ट्र में भी है, तो बिल्कुल ये सही है ना, तो ये सही है भाई, सही कर लो। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे, तो अभी बोला हो ना कि आपका केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और पीट मृदा गुजरात में है, नहीं है भैया, ये गलत बोल दिया। मैंने अभी आपको बोला कि पीट या जैविक मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र में पाई जाती है, और यह मिट्टी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है। और वनस्पति के लिए मिट्टी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे सर बिहार वाला क्षेत्र में, उत्तराखंड वाला क्षेत्र का, बंगाल का तटीय वाला क्षेत्र, तो ये वाला, तो ये गलत बोल दिया था। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यही गलत था भाई, ठीक है ना, आंसर ये। आगे बढ़ जाते हैं। मिट्टी जो रेगुन मृदा के नाम से जाना जाता है, तो रेगुन के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया ना काली मिट्टी, ज़्यादातर इसका जो जिस राज्य में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। अगला चैप्टर है हम लोगों का, आज मैं फास्ट में इसलिए लेके भाग रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग का, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर थोड़ा सा फास्ट में करवाइए, तो हालांकि मैं फास्ट में ही करवा रहा था और मुझे लगा कि डिटेल में करवा दूंगा तो और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, हालांकि अभी भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करवा, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ। एक पार्ट और दूंगा तो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, 5 पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, लो प्रशासनिक वर्ग कौन सा नहीं है बताइए। जो लोग बी टिक कर रहे हैं, बिल्कुल ये राज्य वन जो है, ये देखो भारत में राज्य वन वनों के प्रशासनिक वन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि आपका कौन कौन सा हो गया यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग का। आरक्षित वन हो गया फ्रेंड्स, ध्यान रखना, आरक्षित वन हो गया, संरक्षित हो गया, संरक्षित वन हो गया, और अंगीकृत वन हो गया। अंगीकृत नहीं मैं कहूँगा, अवगीकृत होता है, ये सब का सब क्या है, तो प्रशासनिक वर्ग में आता है, आरक्षित, संरक्षित और अवगीकृत, ठीक है ना, तीनों ध्यान रखना, बाकी राज्य वन जो है नहीं होगा, राइट आंसर होगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है कहाँ पे, बहुत पूछता है, और किस क्षेत्र में फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल असम वाला क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना, ध्यान रखना। देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तरी पूर्वी राज्य में, खासतौर पे अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र में, अगर मैं छोटा सा में बना लो तो आप आराम से देख पाओगे, किस क्षेत्र में पाया जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर एक तो आप लोग का असम हो गया, ये वाला जो सॉरी ये सिक्किम हो गया, असम यहाँ से शुरू होता है, असम से, है ना, इस वाला क्षेत्र से असम हो गया। आपका मेघालय में भी पाया जाता है, इधर भी पाया जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, मतलब ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, इस क्षेत्र में, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, एक शब्द लगा है सदाबहार वन, तो इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, और इसमें पूर्वी घाट में भी उड़ीसा भी हो गया, कुछ उड़ीसा वाला क्षेत्र, कुछ आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र भी रहता है, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला द्वीप जो आपको दिख रहा होगा इधर भी पाया जाता है। तो बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, तो असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जो क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सा वन फैला हुआ है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बहुत पूछता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है।
इन्हें मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न एक बार घुमा के पूछ दिया गया है कि इन्हें कौन से वन को जो है मानसून वन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और जाहिर सी बात है मानसूनी वन है तो इसमें वन में वर्षा ज़्यादा होगी, और जाहिर सी बात है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी तो आपका किसका पेड़ होगा, तो चंदन का पेड़, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस के को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो भाई ये वाला वन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है भाई सुंदरी वृक्ष में? बिल्कुल, जो लोग बी टिक कर रहे हो, ये मैंग्रोव वन में ही सुंदरी वृक्ष, अच्छा सुंदरी वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन में, ठीक है, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन की मैं बात कर लूँ तो मैंग्रोव वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो है ये लवण पादप समूहों का एक ये विविध समूह है जो ऑक्सीजन की कमी और उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय अपलावन जैसी परिस्थितियों के लिए क्या है, अस्तित्व को बनाए रखता है। बहुत पूछता है मैंग्रोव वन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मैंग्रोव वन स्थलों पर गौर करें। तो ये देख लेते हैं मैंग्रोव वन कितने लोग सही टिक किए हो इस आंसर क्वेश्चन को। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे देखो इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैंग्रोव वन भारत के किस क्षेत्र में है ना? तो ये भारत के पूर्वी तट पे ये मैंग्रोव वन है ना। खासतौर पे ओडिशा वाला क्षेत्र जो आपको दिखेगा यहाँ पे, ओडिशा वाला क्षेत्र यहाँ पे होगा, और ये तमिलनाडु पे है। आंध्र प्रदेश का कुछ ही एरिया में है, लेकिन ज़्यादातर ओडिशा और तमिलनाडु वाला क्षेत्र में है, ठीक है। तो भीतरकनिका जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये पिचारम जो है, पिचारम कहाँ पे है भाई, कितने लोग बता सकते हो? तो तमिलनाडु में है, उसमें भी है। और कुंडापुरम की बात कर, कर्नाटक का जो कुछ क्षेत्र है यहाँ पे भी मैंग्रोव वन पाया जाता है। यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। मैंग्रोव वन होता क्या है, आपके मन में क्वेश्चन होगा। देखो मैंग्रोव वन ना एक झाड़ीदार या छोटा पेड़ होता है जो तटीय खारे जल में उगता है। तटीय मतलब कि जो समुद्री इलाका है उसमें उगता है। ये बहुत पूछता है, ध्यान रखना। और मैंग्रोव मुख्यतः जो है कितने डिग्री अक्षांश, तो आप कहेंगे सर 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में है। भारत में बात कर लो तो ज़्यादातर है ना मैंग्रोव वन। और ग्लोब पे देखेंगे तो ये पूछ लेता है, तो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं। एक प्रश्न और पूछता है कि भाई इनमें से समुद्री लहरों से जो है कौन से वन बचाते हैं। तो देखो मैंग्रोव वन की बात कर लूँ ना, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव समुद्री तटों के समुद्री तटों को जो है नुकसानदायक तूफानी हवाओं, लहरों और बाढ़ से बचाने में बहुत मदद करता है मैंग्रोव वन। क्योंकि उनका, मैंने आपको बोला ना कि पौधा, उनका जो पेड़ होता है बड़ी छोटा होता है ना। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है, छोटा पेड़ होता है इसका, इस कारण से। तो मैंग्रोव समुद्री तूफानों से बचाने में मदद करते हैं। और इतना इन्फॉर्मेशन यार आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो बता दिया हूँ। अब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादा और जानना है तो ये ऑलरेडी मैं बुकलेट में लिख दिया हूँ, देख लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। आज लो सदाबहार वन कई बार पूछा गया है, तो असम में सदाबहार वन होगा। सुंदरबन कहाँ पाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरबन, बहुत पूछता है। तो ये मैंग्रोव वन का हिस्सा है, मैंने आपको बोला पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में। और राज्य का नाम पूछे तो ध्यान रखना पश्चिम बंगाल भी टिक कर लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ पर जो है एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, बताइएगा। बिल्कुल आंसर हो जाएगा गोवा में है ना। देखिए गोवा के चेराव द्वीप पूर्णतः, मतलब कि चेराव, जो गोवा का चेराव द्वीप है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे राज गोवा है यहाँ पे, और यहीं पे एक छोटा सा द्वीप है चेराव द्वीप, है ना। गोवा का चेराव द्वीप ना पूर्ण रूप से संरक्षित है, पूछता है बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, है ना। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, निम्न में से स्वर्ण रेशा क्या पूछा है। ये स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है भाई? हम लोग जूट को क्या कहते हैं, स्वर्ण रेशा क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा जूट का खेती खासतौर पर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, बिहार का भी जो पूर्वी इलाका है ना वहाँ पे होता है। ऐसे नहीं होता है, एकदम पौधा होता है, ऐसे एकदम सीधा होता है, इसमें पत्ती होता है। फिर इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, काट के पानी में रखा जाता है, मुझे लगता है 2 सप्ताह रखा जाता है। उसके बाद पानी से इसमें से रेशा निकाला जाता है। उसके बाद इसमें चोट खींचा जाता है, पानी में अच्छे से धोआ जाता है चोट खींच के, तब ये एकदम वाइट कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा क्या, जूट। आगे बढ़ जाते हैं। देखो जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु के साथ साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया का लगभग कितने प्रतिशत, तो दुनिया का लगभग 85%, ये भी प्रश्न पूछ लेता है।
जूट का खेती दुनिया का लगभग 85%। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा के जो क्षेत्र है ना उसमें उपजता है 85% जूट। अगला प्रश्न है भाई, भारत के जो है किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद मतलब कि ड्रीप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद मतलब कि ड्रीप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो किस राज्य में होगा? ये मेघालय में होता है भाई, ध्यान रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित विभिन्न फसलों के उगाने को कार्यक्रम के अनुसार कहते हैं। किसी खेत में क्रमवार नियोजित विभिन्न फसलों के उगाने को कार्यक्रम के अनुसार, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डाइस कहते हैं, है ना। यहाँ पे डाइस होना चाहिए, डाइस होना चाहिए ना, डाइस कहते हैं, तब होता आंसर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो वैसे डायरेक्ट से बात है, क्रमवार हम लोग उगाते तो सिर्फ फसल चक्र कहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, तो सरस उठपटांग पढ़ने में लगता है ना। तो किसी खेत में जो है क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को हम लोग फसल चक्र कहते हैं, और इस विधि में एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाते हैं। आप बिहार में ही देखेंगे, खासतौर पर उत्तरी बिहार में बहुत सारे क्षेत्र है, वहाँ पे 3 बार एक ही भूमि पर क्या कर लेगा? धान का खेती कर लेता है भाई किसान, फिर गेहूँ कर लेगा, और गेहूं के बाद गर्मा फसल एक होता है, धान के जैसा होता है, तो ये गर्मा फसल भी कर लेता है। ये क्रमवार तरीके से है ना उगा रहा है ना, तो इसे हम लोग फसल चक्र कहेंगे। अरे भाई फसल चक्र होगा राइट आंसर, कोई बात नहीं। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? बताइए। हाँ तो बिल्कुल ये जूट हो जाएगा राइट आंसर। तो गंगा के निचले मैदान जूट फसल के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, और जूट की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका कारण यहाँ की आर्द्र जलवायु और उच्च तापमान, चिकनी मिट्टी जो पानी को सोखता है, भरपूर बारिश का होना, ये इसी क्षेत्र में तो जूट का खेती होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्र फसल के उत्पादन से कटाई तक के क्रम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत पूछता है प्रश्न यार, तो लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा टफ, लेकिन है आसान। आंसर क्या होगा? जुताई बोआई। पहले क्या होगा? पहले जोतोगे, जुताई होगा, उसके बाद बोआई होगा, उसके बाद सिंचाई होगा, उसके बाद निराई होगा, है ना, उसके बाद कटाई होगा। तो आंसर क्या होगा भाई? बी। एक्साइज इंस्पेक्टर में 2023 में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, शीत ऋतु में जिसे हम लोग उगाते हैं क्या कहते हैं? तो भाई रबी फसल हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं ना, आपको पता होगा, बहुत कायदे से हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फसल चक्र में 3 फसलें, एक तो रबी फसल होता है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। फसल चक्र में देखा जाए तो 3 फसल होता है। पहले कौन होता है सर? तो आप कह सकते हो भाई रबी फसल होता है, दूसरा कह सकते हो खरीफ होता है, ये रट लीजिएगा। तीसरा जायद, जैसे नकदी फसल कहते हैं, तो भाई इसे जायद ही रहता है, जायद फसल। ठीक है। तो रबी फसल में का जो टाइम पीरियड होता है तो मार्च से अप्रैल बोल सकते हो। इसका कटाई होता है मार्च अप्रैल में, और बोई जाती है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में ये बोई जाती है। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिख लो? नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, इसका है ना, बोई जाती है नवंबर दिसंबर में। और कटाई कब होगा? कटाई कब होगा सर? तो आप कहेंगे मार्च अप्रैल में। इसमें कौन कौन सा आ गया आप लोग का? गेहूँ आ गया, सरसों आ गया, चना आ गया, ये सब ध्यान रखना, बेसिक से बातें हैं। खरीफ फसल में क्या होता है भाई? तो ये जुलाई अगस्त, इसका क्या है? जुलाई अगस्त बोने का टाइम है। कटाई कब है? तो नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं। इसमें क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर इसमें धान बाजरा मूंगफली, खूब पूछता है, धान बाजरा, देखो मूंगफली इसी का हिस्सा है ना, मूंगफली ध्यान रख लेना। नकदी फसल का टाइम पीरियड क्या होता है भाई? अप्रैल मई में बोई जाती है, तो लिख लेना अप्रैल मई में बोई जाती है ना। मतलब कि रबी फसल के कटने के बाद ये जस्ट बोई जाती है, और इसका जो कटाई हो जाता है कब? तो जून जुलाई में। तो जून जुलाई में इसे काट लिया जाता है। कौन कौन सा फसल आता है? तो एक तो आप लोगों का खीरा हो गया, इसमें आता है, गर्मा धान आ जाता है ना, खरबूजा आता है, तारबूज आ जाता है, ये सब जायद फसल में आ जाता है। तो बेसिक सा है, माइंड में रखिएगा। चलो भाई, इसमें ज़्यादा टाइम दे दिया हूँ क्वेश्चन में, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है, खरीफ
की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की ली जाती है? लो, पशु के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। बिल्कुल, ये ज्वार व बाजरा। आगे बढ़ जाते हैं। रबी फसल है भाई, रबी डाइस है। रबी फसल का किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ये कहने का मतलब इसका क्वेश्चन का ये है। तो बिल्कुल ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, तो आंसर क्या होगा भाई? इस क्षेत्र में होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? बहुत पूछता है ये प्रश्न। तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कुरुवा कहते हैं। झारखंड में झूम को कुरुवा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसे दीपा कहा जाता है। बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। और हिमालय वाला क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है, जिसमें लोग वनों के कुछ क्षेत्रों को साफ कर कृषि करते हैं और 3 से 4 वर्षों बाद अगर उत्पादकता कम हो जाता है तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना, दूसरी जगह भूमि को खोजते हैं। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? 190 का ऑप्शन में टिक कर लो। देखो, रबी फसल में गेहूं, सरसों, चना आ जाएगा, ज्वार नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? अब देखो, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये सुविकसित सिंचाई प्रणाली। बिल्कुल आंसर क्या होगा? किधर चला जाएगा आंसर? यही हो जाएगा राइट आंसर। देखो, किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली की उपलब्धता है। अगर किसान के पास अगर सिंचाई का संसाधन अच्छे तरीके से, तो आराम से कर सकते हैं। बहुत पूछता है। बहुफसले या फिर बहुफसली खेती का अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़ा पर एक से अधिक फसल उगाना। ये शब्द कई बार बहुफसल भी देता है लिख के। आगे बढ़ जाते हैं। अमन फसल संबंधित है। बिल्कुल, ये जो है धान से है, क्योंकि अमन फसल धान से संबंधित है। ओस, अमन, बोरो चावल की फसल जो है फसलें हैं, आपको ध्यान रखना है ये। अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल। बहुत पूछता है। तो मुर्रा जो है ना, ये किसकी है? तो ये भैंस की क्या है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न 2022 के दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की जो है अर्ध वामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है? गेहूं का मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल, ये विद्या हो जाएगा, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे स्थानांतरित कृषि है और ये पे राज्य है। अभी मैंने बोला था ना, ये झूम का जो खेती है, बहुत पूछता है, बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं इसका। हम तो नहीं बताएंगे इसका आंसर। बिल्कुल डी। देखिए, बीबर या बीवर नाम से स्थानांतरित कृषि मध्य प्रदेश में तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जो है कुछ जो अलग वहाँ की जनजाति, बेगा जनजाति खासतौर पे, उनके द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो बेबर बिहार नहीं होगा, आगे होगा। बाकी दीपा छत्तीसगढ़ में, और पलामू जो है पामलू मणिपुर में, और यहाँ पे देख लो भाई झूम असम में, और बीबर ये कहाँ पे हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ कर लेना टिक यहाँ पे। आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो भाई महाराष्ट्र है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कथन है और ये कारण है। इस तरह का क्वेश्चन वो पूछने लगा है और ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा गया है। तो कथन में लिखा हुआ है कि कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ये बिल्कुल सही है भाई, कोई डाउट नहीं है। कारण में है कि यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय भारत में विकसित हुई है। बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों तो सही आपको दिख रहा होगा, है ना, दोनों सही है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ब है ये बी हो जाएगा, है ना, लेकिन ब अ का कारण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ सबसे अधिक है? गन्ने का उत्पादन बताइए। बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। क्योंकि ये प्रश्न जो पूछा गया है, देख सकते हो 2002 में, तो उस समय महाराष्ट्र था, लेकिन अब महाराष्ट्र नहीं है। अब यहाँ पे कर लेना तमिलनाडु टिक कर लेना। और ये प्रति एकड़ है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रति। अगर एकड़ पूछा जाएगा तो तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। और ओवरऑली पूछा जाए कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी करता है। सबसे ज़्यादा
यूपी करता है, लेकिन प्रति एकड़ बोला जाए तो कौन करेगा, तो तमिलनाडु। तो दोनों क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अगला प्रश्न है भाई, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो तने का कटाई, लो आ गया क्वेश्चन, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे गन्ना का। आगे बढ़ जाते हैं, रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है, लो आ गया, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। बिल्कुल ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है ना रबी फसल में। भारत का कौन सा राज्य चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक में बोल रहा हूँ। इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं, असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश में जो है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र कितना है, कितना है भाई जोत क्षेत्र, बिल्कुल भी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। अब चावल खरीफ फसल है, बाकी आप देख सकते हो सरसों, आपका ये जो है गेहूं चना सब क्या है, रबी फसल है, बल्कि चावल खरीफ फसल है, खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक जो है आश्रित है वह कौन सा राज्य है। नहर सिंचाई पर आश्रित जो राज्य है, नहर सिंचाई पर सबसे ज्यादा आश्रित, वो कौन सा राज्य है। बिल्कुल ये पंजाब है, सबको पता है, बताने की जरूरत है, पंजाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है ना ट्यूबवेल द्वारा जो है किया जाता है, आप सबको पता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है, बहुत पूछता है। गारो खासी जयंतिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा फसल होता है, तो संतरा का है ना, संतरा का फसल इस क्षेत्र में बहुत होता है, मेघालय की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की जो है रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू मतलब घरेलू पशु से संबंधित है। तो बिल्कुल गाय का राइट आंसर हो जाएगा। ये निमारी एक नस्ल है, किसका है भाई, तो बिल्कुल यह जो है गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है, पुंगनूर एक नस्ल है, पुंगनूर मैं बोल रहा हूँ, पुंगनूर बताओ, बिल्कुल यह भी गाय की ही नस्ल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य प्रदेश में प्रचलित है। क्या है काटो और जलाओ, बहुत पूछता है, काटो और जलाओ है ना, ये उत्तर पूर्वी भारत में। देखिए कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश में प्रचलित है, जिसे हम लोग कहते हैं ना झूम कृषि। तो झूम कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है, फिर साफ किया जाता है, और उस पर क्या करेगा, तो फिर उस पर क्या करेगा, जुताई करके है ना, कुछ वर्षों तक मिट्टी की उर्वरता क्या करता है, वो बढ़ाता है, और उस पर जो है खेती की जाती है। तो बहुत पूछता है प्रश्न, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य होगा, तो असम, कुछ करना है ही नहीं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखो भाई, गेहूं रबी फसल है, सही है। चना खरीफ फसल है, तो नहीं, गलत है। तो पूछ दिया था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो बी टिक कर देना, चना खरीफ फसल है। बाकी चावल खरीफ है, सॉरी चना रबी है, माफी चाहते यार, रबी फसल है। जो रबी है चावल खरीफ है, ये चना वाला गलत था, बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है, बताइए, रबर उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। बिल्कुल, जो लोग केरल टिक किए हो और देश पूछेगा तब आंसर क्या टिक कीजिएगा भाई। तो भारत में रबर के उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है। बिहार लीची उत्पादन में अग्रणी है। जम्मू कश्मीर किसके लिए, तो केसर के लिए अग्रणी है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए। आकाश में सबसे चमकदार तारा है, सबसे चमकदार तारा कौन सा है, सरेस हो जाएगा राइट आंसर यार। तो ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहाँ बीच में घुसा दिया भाई। चलो, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। बिल्कुल सी हो जाएगा, सी बाजरा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बोल रहे हैं नहीं है, तो चाय खाद्य फसल नहीं है, क्योंकि चाय खाद्य फसल की श्रेणी में नहीं आता है। यह एक पेय फसल है। इसकी उत्पत्ति चीन से हुई है। इसका वनस्पति नाम कैमेलिया
सेने शीश है, ध्यान रखना। और गेहूँ, चावल, मकई खाद्य फसल की श्रेणी में आता है। ये पेय पदार्थ है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? कौन सी जलवायु की फसल है गेहूँ? बिल्कुल ये शीतोष्ण जलवायु की हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान बताइए। तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम का कृषि क्या होता है आपने देख ही लिया है। तो बिल्कुल ये पूर्वोत्तर क्षेत्र जो हो जाएगा झूम की खेती के लिए। खासतौर पे भारत में पूर्वोत्तर प्रदेश झूम की कृषि के लिए माना जाता है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये सब शामिल होता है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल तेल की बीज उत्पन्न नहीं करती है? अच्छा, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी सी हो जाएगा, पीजन पी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में खरीफ फसल का मौसम कौन सा है? लो आसान सा क्वेश्चन है, बता दीजिए सभी लोग, खरीफ फसल का मौसम कौन सा होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, जुलाई अक्टूबर हो जाएगा ना भाई। खरीफ फसल जुलाई में बोते हैं, लगभग अक्टूबर नवंबर पे काट लेते हैं। तो भाई देखो घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है। और ये वर्षाकालीन फसल है खरीफ फसल, ये भी पूछ लेता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन से जो है राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? बताओ। बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, बिहार के मैदान में हो जाएगा राइट आंसर। देखो सीढ़ीदार कृषि सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो बिहार में कहाँ ये किया जाएगा? बिहार में कौन सा पहाड़ी है? कुछ क्षेत्र में वो है तो बहुत कम है। दक्षिण गोलार्ध में जो है अयनांत किस दिन होता है? बहुत पूछता है। बिल्कुल 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी का जो है ये प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? बहुत पूछता है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो चंद्रमा है, सबको पता है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कितने टाइम में घूम लेती है? तो बिल्कुल ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। किधर हो जाएगा? सी कर लो टिक, ये तो रट चुके हैं आप लोग। चलिए अगला चैप्टर है फ्रेंड्स हम लोगों का, यहाँ पे आप देख पा रहे हो भारत में खनिज संसाधन के सारे क्वेश्चन को करते हैं भैया। तो भारत में खनिज संसाधन अगला चैप्टर है, आपको पता ही है, देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। देखो बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका गठन 1867 में होता है। बालाघाट का 1867 में इसका गठन हुआ था। यह जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखा जाए तो वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत पूछता है। तांबा के लिए, बिल्कुल आप सबको पता है। खेतरी मुख्य रूप से तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी है कहाँ पे? तो आप कहेंगे सर यह जो है राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है ना। जिसे अच्छा एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि ताम्र, यहाँ पे लिख देता हूँ, ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है ये खेतरी, तो इसे खेतरी को ही ताम्र नगरी के नाम से जानते हैं। आगे बेलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क है जो कि स्थित है किस राज्य में? बेलाडीला बिल्कुल छत्तीसगढ़, जो लोग टिक किए हैं छत्तीसगढ़ हो जाएगा, है ना। फ्रेंड्स यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ी न्यूज़ में रहता है ये डिस्ट्रिक्ट। दंतेवाड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है ना। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा, आप शॉर्ट फॉर्म में से कह सकते हो कि NHDC द्वारा जो है कितना, तो 1968 ईस्वी में स्थापित यह जो है खान प्रति वर्ष तो लगभग कहा जाता है कि 43 से 45 मिलियन टन, 43 से 45 है ना, 43 से 45 मिलियन टन जो है लौह अयस्क उत्पादन करती है ये बेलाडीला। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कोयला भंडार। देखो ये 2025 में एक्साइज इंस्पेक्टर का जो क्वेश्चन था ना, ये बेलाडीला पूछ लिया गया था। देखो ये 18 मई को जो एग्जाम हुआ ना एक्साइज इंस्पेक्टर का, इसमें पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हमें बताने की जरूरत है। कोयला एक शब्द है भंडारण, और ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व का 5वां सबसे अधिक कोयला भंडारण भारत करता है, 5वां सबसे अधिक।
और उपभोक्ता की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है ना दूसरा उपभोक्ता देश है भारत, है ना। अब कोयला उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो करता है झारखंड पहले नंबर पे, झारखंड के बाद उड़ीसा टिक करना, छत्तीसगढ़ पर टिक कर देना भाई, उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो पहले नंबर पे झारखंड, दूसरे नंबर पर उड़ीसा और तीसरे नंबर पे कौन होगा, तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक। आगे बढ़ जाते, अगला प्रश्न है उड़ीसा की जो है बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क उत्पादित की जाती है। उड़ीसा के बादाम पहाड़ी से बहुत पूछता है, बार बार पूछे, देखो 2024 में पूछा गया ऑलरेडी क्वेश्चन है ये, मेंस एग्जाम हुआ था ना एक्साइज एसआई का, उसमें बिल्कुल जो लोग हेमेटाइट का है ना, हेमेटाइट इज राइट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित बादाम पहाड़ी की खाने जो है ना सोने और लोहे के अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ के जो है लोहे में देखा जाए, बादाम पहाड़ के या फिर बादाम पहाड़ी के लोहे में उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क पाए जाते हैं। तो कई बार हेमेटाइट ही पूछ देता है भाई, तो उड़ीसा ध्यान रखना। बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, हमें बताने की जरूरत है, तो लोह अयस्क के लिए। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह खान हेमेटाइट लोह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस खान से लोह अयस्क का निर्यात जापान, श्रीलंका, इटली जैसे देशों में किया जाता है। बेलाडीला लोह अयस्क खान किस राज्य में है, लो भाई छत्तीसगढ़ में है। 2023 का भी एक्साइज इंस्पेक्टर में पूछ दिया था। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में, देखो कोरापुट में बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये उड़ीसा राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में है और ये खाने ना चूना पत्थर बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बॉक्साइट का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन राज्य करता है, तो उड़ीसा राज्य करता है। ये भी बॉक्साइट से अगर क्वेश्चन पूछा तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से सॉरी कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है, बताइए। बिल्कुल ये खत्म नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है आंसर ये नहीं पाया जाता है। देखो खनिज पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं और इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठक होता है और इनका फैलाव हर जगह एक समान नहीं होता। तो इसे अगर ज़्यादा दोहन करोगे तो ये समाप्त हो सकते हैं। तो बोला है कि ये समाप्त नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो ना, क्योंकि ज़्यादा दोहन करेंगे हम लोग, यूज़ में लेंगे तो समाप्त होगा ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज जो है ना मोनोजाइट रेत से मिलता है, बताओ। ऑप्शन में है आपके सामने मोनोजाइट रेत से, बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, थोरियम इज द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मोनोजाइट रेत में मुख्य रूप से थोरियम और यूट्रियम और साथ में सीरियम का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो ऐसे दुर्लभ तत्व पाए जाते हैं और ये तत्व आमतौर पर मोनोजाइट रेत के रूप में समुद्री तटों की ओर नदियों के किनारे आपको देखने को मिलेगा। मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कोडरमा अभ्रक उत्पादन, कोडरमा जो है ना, कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र राज्य, अच्छा कोडरमा कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन केंद्र राज्य में स्थित है, कोई बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि कोडरमा ना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है ये पूछ रहा है। कोडरमा तो सबको पता है भाई झारखंड में है, तो कोडरमा झारखंड में स्थित है। यह प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज संपदा से समृद्ध है। यह विश्व स्तर पर अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, और इसे भारत की माइका कैपिटल भी कहा जाता है। अभ्रक को माइका कहते हैं, तो माइका कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोडरमा को। और कोडरमा कहाँ पे है, झारखंड में है। बस हो गया, कहानी खत्म। अगला प्रश्न है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज, बिल्कुल जो लोग लोह अयस्क टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है भाई, है ना। अभी मैं आपको बताया हूँ कि उड़ीसा राज्य में है मयूरभंज, है ना, और लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा डाइस खनन के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा, तो कोडरमा झारखंड में है। और आपको मैं बताया हूँ अभी अभ्रक के लिए, तो भाई अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा, जिसे माइका कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो बिल्कुल ए हो जाएगा, सिंगरौली इज द राइट आंसर। देखो कोयला खानों में जो है ना सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न पूछता है भारत में जो है तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तांबे का तीसरा पूछा है, तांबे का तीसरा, बिल्कुल सी झारखंड हो जाएगा। देखो भारत में तांबा उत्पादन का तीसरा सर्वाधिक जो राज्य है वो झारखंड है। झारखंड किधर चला गया भाई, सी हो जाएगा, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। और तांबा का प्रथम जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो राज्य करता है वो तांबा का मध्य प्रदेश करता है, तो प्रथम नंबर पे आ जाएगा, प्रथम नंबर पे ये एमपी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, तो सेकेंड नंबर पे, द्वितीय नंबर पे भाई कौन आएगा, तो राजस्थान। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, थर्ड नंबर पे, तो झारखंड।
बस इतना ध्यान रखना, काम चल जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछ लिया है, बताओ। कोरापुट, बिल्कुल ये हो जाएगा। बॉक्साइट के लिए अभी आपने कुछ देर पहले देखा था ना, तो उड़ीसा के कोरापुट जिला बॉक्साइट तथा चूना पत्थर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा राज्य भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 91% हिस्सा उत्पादित करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, झारखंड में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उड़ीसा करता है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरबा में बात कर रहा हूँ, बी छत्तीसगढ़ में है मेरे भाई, कोरबा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जावर की खाने किस खनिज के लिए जो ना प्रसिद्ध है? बिल्कुल ये जस्ता के लिए, ध्यान रखिएगा, जस्ता के लिए, राजस्थान में है ये, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के जो है किस राज्य में सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है? तो झारखंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला नहीं पाया जाता है? बहुत पूछता है, और ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। तो भाई सतलज ऊपर में जो एरिया होगा, बाकी दामोदर सब में तो सब पाया जाता है, सतलज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक? उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। बिल्कुल यहाँ पे माइका, अभ्रक का है ना, क्योंकि अभ्रक एक खनिज है जो आग्नेय तथा कयांतरित चट्टान में आपको देखने को मिलेगा, और विश्व में प्रथम 3 अभ्रक उत्पादक जो देश है, तो पहले नंबर पे देश पूछेगा तो आंसर हो जाएगा, तो उत्पादन में पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? तो चाइना, उसके बाद फिनलैंड, और उस तीसरे नंबर पे यूएसए। भंडारण में पूछा जाएगा तो भाई अभ्रक के भंडारण में भारत प्रथम स्थान पे है। तो बहुत यहाँ पे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। उत्पादन में चीन और भंडारण में भारत, मैका का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह या फिर लोहा उत्पादक राज्य है? लोहा का उत्पादक सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? बिल्कुल सी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो बिल्कुल ये भी सही है, डी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में, नाम से ही पता चल रहा होगा। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम मैं बोला हूँ, थोरियम का, हाँ केरल। भाई देखो, भारत की मैं बात करूँ तो भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा जो है आपको भंडारण देखने को मिलता है। और थोरियम की बात कर ले तो एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य में पाया जाता है। ठीक, तो भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है तो केरल हो जाएगा। केरल के बाद आंध्र प्रदेश भी है, ये भी ध्यान रखना, वहाँ पे भी है। अगला प्रश्न है, कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है भाई, कुलगाड़ी के लिए डाइस प्रसिद्ध है, तो बस देखो सोना, सोना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डाइस कर लेना, यहाँ पर डाइस होगा उसके बाद होगा। देखो कुलगाड़ी सोना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कुलगाड़ी में स्थित कुलगाड़ी गोल्ड माइन सोने की एक खान है। कुलगाड़ी क्या है? एक सोने की खान है। 1892 ईस्वी में इसका खनन शुरू हुआ था, और ये कुलगाड़ी कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ये पूछ लेता है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज तो उड़ीसा में, अभी आपने देखा, राइट आंसर उड़ीसा। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? देखो उत्पादन भी है और भंडारण दोनों का बात कर रहा है, झारखंड हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रख लेना। भारत में देखो ये जो है इंडियन मिनरल एयरबुक 2021 के अनुसार सर्वाधिक कोयला भंडारण में जो है 3 प्रमुख राज्य है, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है। देखो कोयला परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, और यह 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे पीट होता है। तो ये सब आप सबको बखूबी से पता भी है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डाइस में होता है। किस राज्य में है सोना का उत्पादन? बिल्कुल सी हो जाएगा, कर्नाटक में होता है। देखो कर्नाटक राज्य में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यहाँ की जो है ना कोलार और रायचूर की खानें स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रमुख है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और बिहार के एक है करमटिया सोने की खानें, आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। लिग्नाइट किस प्रकार की कोयला है भाई? तो यह जो है निम्न स्तर की कोयला है लिग्नाइट, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला जो राज्य है निम्नलिखित में से, मैं बोल रहा हूँ मैग्नीज का, मैग्नीज का बिल्कुल सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, आधात्विक खनिज का उदाहरण है। आधात्विक खनिज में बोल रहा हूँ, तो ये मैग्नीज जो है आधात्विक खनिज का उदाहरण है। बेलाडीला लौह अयस्क खान अवस्थित है, कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर छत्तीसगढ़ में, अभी हमने बताया आपको। बालाघाट खाने डाइस के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर डाइस होना चाहिए, किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो मैग्नीज उत्पादन के लिए बोला हूँ ना अभी, मैग्नीज के लिए। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स आप लोगों का, देख सकते हो, भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र, और यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं आइए देख लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, बताइए। बिल्कुल बी हो जाएगा, चेन्नई में। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना, ये डेट ध्यान रखना, 1904 ईस्वी की बात है। तो भारत में प्रथम सीमेंट की कारखाना वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि 1904 का ही बात है ना, 1904 में ही मद्रास के चेन्नई में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री द्वारा प्रथम बार सीमेंट उत्पादित किया गया था। हालांकि यह फैक्ट्री सफल नहीं हो पाई, लेकिन गुजरात के पोरबंदर में 1912-13 में प्रथम सफल सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। तो घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए चेन्नई ऑप्शन में रहता है ना। अगला प्रश्न है, 1955 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सुरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डाइस राज्य में स्थित है। विश्व सुरैया किसको पता नहीं है भाई, कर्नाटक में है ना, और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1923 ईस्वी में। तो विश्व सुरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड कारखाना कर्नाटक के शिमोगा जिला में है, शिमोगा जिला में है मेरे भाई, ध्यान रखना, शिमोगा जिला में, और भद्रावती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1923 में किया गया था। इस कंपनी को कच्चे माल के रूप में लोहा बाबा बुद्धन की पहाड़ी, मतलब कि जिसे हम लोग केमान मुदी खान कहते हैं, तो वहाँ से कच्चा लोहा प्राप्त होता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे मेरे भाई। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है भाई, तो बिल्कुल ये आंसर भोपाल हरिद्वार और हैदराबाद, ठीक है ना। आंसर क्या होगा ये। और भेल की स्थापना भी कई बार पूछ लेता है, मैं बता ही देता हूँ। देखो भाई, भेल की स्थापना 13 नवंबर 1964 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके प्रमुख शाखा भोपाल है, हरिद्वार है, हैदराबाद है, रानीपेट है, बंगलौर है, जमशेदपुर भी है, तो ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये वाला, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, बताओ। बिल्कुल ये भी डी हो जाएगा, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी कहाँ पे, तेल का पूछ रहा है, बताइए। बिल्कुल सी, ये डिगबोई, सबको पता है। तो देखो, भारत में तेल की पहली परिसंस्करणशाला डिगबोई असम में है ना, वहीं पर स्थापना किया गया था। और यह रिफाइनरी असम राज्य में स्थित है, जिसका स्थापना कब किया गया था, तो भाई 1901 ईस्वी। किसको पता है, ध्यान, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन है आपके सामने, ये दिखाते हैं। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है भाई, बी, पेट्रोलियम से। तो फ्रेंड्स, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, ध्यान रखना। पेट्रोलियम टर्सरी युग के अवसादी चट्टान में पाया जाता है, और भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान अपतटीय क्षेत्र का है। तो ये भी पूछता है, बहुत पूछता है, तो है ना। तो अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है कि ONGC का स्थापना कब किया गया था, ONGC का, तो भाई ONGC का जो स्थापना किया गया था वो 1956 ईस्वी में। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा, सिंदरी, बाकी सब है। अगला मध्य प्रदेश के जो है नेपाल नगर में है, तो क्या है भाई, बी हो जाएगा, ये न्यूज़ है ना, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है भाई, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सिंधी हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना, अच्छा डेट भी पूछ लेता है, तो भाई ये झारखंड के सिंदरी में कब किया गया था, झारखंड में है सिंदरी, और झारखंड के सिंदरी में 1951 ईस्वी में किया गया था स्थापना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे उद्योग है और इसका अवस्थिति है, तो देख लीजिए और सरसरी निगाहों से। तो रेलवे उपकरण कहाँ पे, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई किधर है, देखो ये भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख लो छत्तीसगढ़, ठीक हो गया ना। और मोटर वाहन, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो जबलपुर किधर है भैया, देखो जबलपुर इधर, और ये मध्य प्रदेश MP कर लो। पोत निर्माण
लुधियाना या कोच्चि, तो जो लोग कोच्चि टिक कर रहे हो, कोच्चि के केरल में। और साइकिल भाई भिलाई हरियाणा, सॉरी साइकिल हरियाणा, सॉरी लुधियाना पंजाब में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अब देख लो इस तरह से, ए में आपको दिख रहा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ। बिल्कुल उर्वरक के लिए भाई। देखो नांगल चंडीगढ़ से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड की नांगल इकाई के रूप में जाना जाता है। और भाखड़ा नांगल बांध आपने जरूर सुना होगा, यहीं पे जल विद्युत परियोजना है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का नूनमती है, नूनमती जो है ना, नूनमती तेल शोधक कारखाना बहुत पूछता है, तो भाई ये ना असम में ही ये भी है, ध्यान रखना। और इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा ये पहला कारखाना है असम राज्य में। निम्न में से कौन जो इस्पात उद्योग के लिए निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के लिए संबंध में सुमेलित है, आइए देख लेते हैं। सुमेलित है, अच्छा कोई बोल रहा है कि कौन सा नहीं, इसका मतलब गलत होगा। देखो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है भाई, तो पहले तो यहाँ पे कर लो दुर्गापुर, तो ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, इसका मतलब ये गलत है, पश्चिम बंगाल में है, ये सही है, तो ये वाला गलत था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई भाई ये भी गलत है, ये छत्तीसगढ़ में, ये भी गलत था, ये सही है, ये गलत था पहले। राउरकेला ये कहाँ पे है भैया, तो ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है, उड़ीसा में है। लेकिन तमिलनाडु में सलेम है, तमिलनाडु में, तो आंसर क्या हो जाएगा एक, ये वाला सही था, बाकी ये सब गलत था। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। हाँ कुकिंग कोयला ना, कुकिंग बिल्कुल सी, इस्पात उद्योग हो जाएगा ना भाई। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग है और उसका अवस्थिति है, ये देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। जो सही नहीं होगा इसे हटा देना है। तो देखो गार्डन रीच शिप लिमिटेड कोलकाता में है भाई, ये बिल्कुल सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये वास्को डी गामा, ये भी सही है। और मझगांव डाक लिमिटेड ये मुंबई में है, लेकिन बोल दिया गोवा में, तो ये मुंबई में हो जाएगा, है ना, तो यही तो गलत था, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है, तो गलत कौन था सर, सी वाला गलत था, तो सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी, स्वचालित, बिल्कुल ए हो जाएगा भाई, ये परभनी महाराष्ट्र। अगला चैप्टर है हम लोगों का परमाणु एवं विद्युत ऊर्जा, आइए फास्ट में करते हैं। क्वेश्चन है कि ये पूगा घाटी जो लद्दाख में स्थित है किस लिए प्रसिद्ध है, पूगा घाटी, तो बिल्कुल ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पूगा घाटी लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और देखा जाए तो भूतापीय ऊर्जा जो कि गर्म झरनों तथा अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है, नरोरा बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है, नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के उत्तर प्रदेश में है। और इस संयंत्र में 2 रिएक्टर, प्रत्येक एक वायुदाब भारी पानी रिएक्टर है जो लगभग 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। और इन दोनों रिएक्टरों में देखा जाए तो एक को 1991 और एक को 1992 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था, बिल्कुल 1948 राइट आंसर हो जाएगा। देखो भारत में परमाणु अनुसंधान के जनक होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप सन 1948 3 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1954 में किया गया था, 1954 में। तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना आपने देख लिया। 1948 में कहानी शुरू हो जाता है, तो इसलिए 48 ऑप्शन में देता है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र केंद्र कहाँ है, लोनावाला नाम से ही पता चल रहा होगा, लोनावाला, लोनावाला बिल्कुल, जो लोग लोनावाला कहाँ पे है मेरे भाई, हाँ सी महाराष्ट्र में है, गलती मत करना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो यह भी तारापुर, महाराष्ट्र के तारापुर में, ये बहुत पूछता है, ध्यान रखना। देखो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में है तारापुर। और अमेरिका की सहायता से कब किया गया था इसकी, तो भाई 1969 होगा, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, यूएसए की सहायता से, अमेरिका की सहायता से। अब एक और पूछता है, जैसे रावण भाटा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापार जो परमाणु संयंत्र है ये गुजरात में है। तो ये पूछता बहुत है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिख ही दे क्या। देखो यहाँ पे रावण भाटा कहाँ पे है,
तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अगला ध्यान रखना, कलपक्कम कहाँ पे है, ये तो सब कोई पता कर ही लेता है। कलपक्कम कहाँ पे है भाई, तो ये तमिलनाडु में है। अगला है केगा, बहुत पूछता है। अब केगा कहाँ पे है, तो के से केगा, के से कर्नाटक, ध्यान रखना। नरोरा, ये तो आप सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश में, नरोरा यूपी में। और काकरा पार, देखो काकरा पार कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। काकरा पार गुजरात में है। बस हो गया काम खत्म, आगे बढ़ जाए। तारापुर केंद्र है, लो आगे तारापुर कहाँ पे होगा भाई, विद्युत संयंत्र है भाई, परमाणु संयंत्र है, बताओ कहाँ पे है तारापुर। तो आप सबको पता है आणविक शक्ति का, अच्छा तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का, बिल्कुल ये आणविक शक्ति बोला है, ठीक है ना। तो तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। और यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो बिल्कुल ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। डिम्बी, ये ध्यान रखना, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है भाई, तो कितने लोग बता सकते हो, बिल्कुल सी, अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है, आ जाओ देखते हैं कौन से कहाँ पे है। तो देखो कोरबा छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, तो ये गलत है ना, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम जो है ना, रामगुंडम कहाँ पे है, ये भी गलत ही है, ये तमिलनाडु तेलंगाना में है। अच्छा मिलान करना है क्या, तेलंगाना तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या बोला है, कौन सा, अच्छा कौन से सम्मिलित है, कोई बात नहीं। ये तालचेर कहाँ पे है, तो तालचेर ये उड़ीसा में है, ये भी गलत है, उड़ीसा में। और ये जो कवास है ये गुजरात में है, ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ आपको डी वाला सही दिखेगा, बाकी गलत था। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग, बिल्कुल यहाँ पे यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, अधिक क्षमता वाले, तो कौन होगा भाई, ये कुंडल हो जाएगा, ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तारापुर स्थित है भैया, कहाँ पे, तो सी हो जाएगा इसका, ये आणविक शक्ति केंद्र के लिए। देखिए महाराष्ट्र के तारापुर की बात कर ले तो आणविक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। और भारत के अन्य परमाणु संयंत्र काकरापार गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। तो ये सब तो शायद आपने देखा था अभी। अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत में परिवहन, ठीक है, आइए देख लेते हैं फास्ट में। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है, कोलकाता का, तो हल्दिया है भाई। देखो भारत में 13 जो है ना, कितना, तो 13 प्रमुख बंदरगाह और 6 जो है ना, सॉरी कई जो है, 6 ही नहीं, कई छोटे छोटे बंदरगाह है। तो कोलकाता भारत का प्रमुख एवं एकमात्र नदी बंदरगाह है, जो हल्दिया कोलकाता की सहयोगी बंदरगाह है। 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया है, कितने लोग बता सकते, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है ना। अगला प्रश्न है भाई, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तूतीकोरिन, तो बिल्कुल ये हो जाएगा तमिलनाडु, तौसे तूती, तौसे तमिलनाडु। तो तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, 13 बंदरगाहों में से एक है। निम्नलिखित से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए जो है हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है भाई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन 24 का कांस्टेबल में पूछा था, उस समय न्यूज़ में था, तो करंट अफेयर्स से जोड़ के प्रश्न पूछ लिया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ। हाँ तो बिल्कुल सी, ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। देखो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है और यह चेनाब नदी पर निर्मित, चेनाब ब्रिज भी इसे कहा जाता है। और यह नदी के जल स्तर से देखा जाए तो लगभग 359 मीटर 359 मीटर ऊंचा है और ये लगभग 1315 मीटर, ध्यान रखना कितना, तो 1315 मीटर ये लंबा पुल है। अगला प्रश्न है, भारत में जो है प्रथम रेलगाड़ी मुंबई के मध्य चलाई गई, तो ये देख रहे हैं क्या कह रहा है, तो कहाँ पे ये बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है पुणे हो जाएगा ना भाई, पुणे में। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी ब्रिटिश शासनकाल में 16 अप्रैल 1953 में मुंबई के थाने के बीच 35 किलोमीटर की दूरी पर जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। बहुत कायदे से आप सबको पता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है,
900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में जो है निर्माणाधीन है बताओ। हाँ तो बिल्कुल अभी हालांकि ये बन के आप सबको पता है क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो राइट आंसर का हो जाएगा, ये बन के कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कोलकाता में बनाया गया था, आप सबको पता ही है भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पे है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। देखो राजेंद्र सेतु या मोकामा पुल गंगा नदी पर स्थित है और यह बिहार के लगभग 2 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल है। इसमें रेल भी जाती है उसी पुल से और बस उस भी जाती है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, मोकामा वाला। तो ध्यान रखना, ये बहुत पूछता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है भाई, तो बिल्कुल ये हाजीपुर है, पूछता है बहुत ज़्यादा। और इसकी स्थापना 1905 में किया गया था और 1 अक्टूबर 2002 के हाजीपुर में हुई थी। अच्छा, भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 में, भारतीय रेलवे की, इसमें 18 जोन है अभी प्रेजेंट टाइम में। और पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी को किया गया था, जो कि हाजीपुर में है, हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिरहद ट्रक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा सड़क परिवहन से। तो ग्रांड ट्रक रोड समझ रहे हो ना, सिरसा के द्वारा बनाया गया था, जो हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा है, लोग कौन से राज्य में है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। अभी महाराष्ट्र है प्रेजेंट टाइम में, तो महाराष्ट्र, अभी ये डेटा चेंज होते रहता है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन भाई करंट अफेयर से देख लेना। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? कौन से कंपनी के द्वारा? तो बिल्कुल आंसर ए हो जाएगा, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ए हो जाएगा। किस राज्य में सड़क का सर्वाधिक लंबाई है भाई? तो कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक तो है नहीं, अब क्या करोगे? तो बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला, राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन नगरों को जोड़ता है? 8 बहुत पूछता है, तो दिल्ली मुंबई को है ना, दिल्ली मुंबई। मुंबई से थाने के मध्य जो है पहली रेलवे कब चला गया था? 1853, बताने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बहुत पूछता है ये, ध्यान रखना। ये आंसर ये पेरम्बूर है ना, जो कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई के निकट है, आपको पता होना चाहिए, और खासतौर पे तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में किया गया था, तो ये पूछ लेता है। भारत में जो है रेलवे स्टेशनों का लगभग संख्या कितनी है? लगभग पूछा है यार, अभी तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन है, तो उस समय लगभग 7000 था, और लगभग अभी 7000 से 8500 के बीच में हो गया, लगभग 8500 के आसपास में हो गया। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। बिल्कुल ये जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा, तो जिला परिवहन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम एज क्या होना चाहिए? कार के लिए कम से कम 18 साल ये होना। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या किए हैं, आज जो है ना, आज के वीडियो में यहाँ तक पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल के क्लास में कंप्लीट ही हो जाएगा, और साथ में जो शॉर्ट नोट्स है उसका भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का, है ना। तो कल जो है छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लगभग, और साथ में शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर लेंगे, तो कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगा। बायोलॉजी का लग जाएगा क्लास अब, ठीक है। और ये भी हम लोग 3 से 4 क्लास में बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब कि नवंबर के महीने में सब कुछ आप लोग का ये सीरीज़ भी कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि पूरा दिसंबर रिवीजन करूँ, टेस्ट दो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग क्विक रिवीजन सीरीज बैच में आना चाहते हो, फी 599 है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।